नाज़रीन, प्रोग्राम व्यूज़ मेकर्स में खुशामदीद। मैं हूं आज आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में कोरोना वायरस पहले ही काबू में नहीं आ रहा है, जबकि अब आलमी इदारा सेहत, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और DGISPR ने भी इस हवाले से खतरे का इजहार कर दिया है कि इन केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है। हर तरफ से खदशात के इजहार के बाद क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि अवाम माह रमज़ान में इबादतें घरों में ही करने को तरजीह देंगे? कोरोना वायरस से अमवात और मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत का लॉकडाउन के हवाले से रवैया तब्दील नहीं हो रहा है। क्या PTI मजीद किसी बड़े नुकसान का इंतजार कर रही है? और पंजाब में चौथा चीफ सेक्रेटरी लग गया है। आजम सुलेमान की जगह जवाद रफीक मलिक को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या बार बार ये तब्दीली उस्मान बोजदार को बचाने के लिए की जाती है? और आखिर में बात सिंध हुकूमत की कारोबार के हवाले से हिकमत अमली की कि क्या पीर से जुमेरात तक 6 घंटों के लिए कारोबार खोलने का फैसला दुरुस्त है? नाज़रीन, अपने पैनल का तारुफ मैं आपसे कराई देती हूँ। नासिर बेग चुगताई साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ कुछ ही देर में हमें करेंगे रज़ा रूमी और मुबशिर बुखारी भी, जबकि हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार इब्राहिम राजा और नसीम सिद्दीकी भी। पहले सेगमेंट की जानिब हम बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल तशवीशनाक है। मौलिक वायरस से जाँ बहक होने वालों और मुतासर होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, DGISPR और आलमी इदारा सेहत ने भी इस हवाले से खतरे का इजहार कर दिया है। हमारा आज का पहला सवाल ये है, कोरोना के हवाले से 15 दिन अहम है। क्या अब अवाम से रमज़ान में इबादतें घरों में करने की तवक्को की जा सकती है? बेग चुगताई साहब, आप क्या कहेंगे? शुक्रिया शाइस्ता। मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ थोड़ा बहुत हालात में तब्दीली आ रही है। और कराची में जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, बड़े बड़े कंपाउंडेड गेट्स जो हैं उनमें सोसाइटीज़ हैं। अब जब वहाँ तक कोरोना पहुँचा है तो एक खुलबली बच गई है, एक मतलब बड़ा मसला पैदा हो गया है। तो उन्होंने आज जो जुमे की नमाज़ थी वो भी नहीं हुई वहाँ पर, उनकी मसाजिद में, और बड़ी मसाजिद हैं बहुत, वो जुमे की नमाज़ भी नहीं हुई। नमाज जुमा में यकीनी तौर पर लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन महदूद तादाद रही। तो मुझे कुछ 70 और 30% नज़र आया, 70% येस और 30% नो। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि 15 दिन की जो तोसी है ये आपको अल्टीमेटली बढ़ाना होगी, मुझे लगता यूँ है, क्योंकि अभी आप पीक पे नहीं पहुँचे हो। जब तक पीक पे आप नहीं पहुँचेंगे, जो लोग कह रहे हैं पीक आ गया है वो गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं वो लोग। अब रमज़ान में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पीक ने वहाँ पास नहीं भी, तो हम वो पीक की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम लगता यूँ है कि अभी आपने डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेडी डॉक्टर्स की, बहुत वो हार्ट ट्रेंचिंग थी, बहुत वो माएँ थी, वो बहनें थी। अब वो हाथ जोड़ कह रही थी कि घरों में रहें, उसका भी शायद कोई असर होगा। कुछ पंजाब के डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का असर है। तो मुझे लगता यूँ है कि कल रात को जो हुकूमत सिंध ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, ब्रेव स्टेप लिया है, अनपॉपुलर स्टेप लिया है, और वो कदम उठाया है जो शायद लोगों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उसका बड़ी हद तक खैर मकदम हुआ है। तो किसी उलमा में से, मौलाना तकी उस्मानी से या मुनीबुर रहमान तक, किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की है कि जमात और नमाज महदूद हो, 3 अफराद की हो, एक पेशबा मुख्तसर नमाज हो, और घरों को जाया जाए, 5 अफराद तक की जमात हो। मेरा ख्याल है इसकी अभी तक किसी ने मुखालफत नहीं की है, और न तरावी के बारे में किसी ने मुखालफत की है। तो लेट अस से कि 2-3 दिन के बाद अंदाज़ा होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी आप क्या कहते हैं कि अब अवाम जो है वो रमज़ान में इबादतें घरों में ही करेंगी या फिर नहीं? नहीं, मुझे तवक्को है घरों में करना चाहिए। हमारे पूरे इलाके में, हमारे दोस्तों में यकीनन तौर से बहुत से लोग होंगे जो फ़र्ज़ नमाज पर नफिल को तरजीह देंगे और नमाज मस्जिद में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है अक्सरियत जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ, क्योंकि बीमारी बहुत बढ़ गई है, कराची में बीमारी बहुत बढ़ गई है, और वो लोगों को नज़र आने लगी है। पहले नज़र नहीं आ रही थी, तो खौफ भी हो सकता है। सही, ठीक है। इब्राहिम राजा, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि अब आवाम जो है वो रमज़ान में इबादतें घरों में करेगी, या फिर वही होगी सूरत हाल कि मसाजिद में जाएगी आवाम? देखें, इस मामले का ताल्लुक भी बराह रास्त आपकी लॉकडाउन की पॉलिसी से है,
और लॉकडाउन की पॉलिसी जो हमारी है वो कुछ इस तरह की रही है कि कभी हाँ ना, कभी इकरार, कभी इनकार। और उसी वजह से हमने देखा है कि हमारे जो मजहबी तबका है, ज़ाहिर है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो जाके मसाजिद में इबादत करें। इसी तरह जो दीगर तबकात हैं, ताजिर भी और बाकी भी तबकात जो हैं, उन्होंने इस पूरी वबा को बहुत ईजी लिया है। और लेकिन इसमें हम ये बात बार बार भूल जाते हैं कि जब ये कहा जाता है कि बाकी मुल्कों में भी ग्रेजुअली लॉकडाउन जो है वो नरम हो रहा है, तो उसमें यह है कि पहले 6 से 8 हफ्ते में जो उन्होंने लॉकडाउन किया था वो बहुत सख्त लॉकडाउन था और उसको इन्फोर्स किया गया था। लेकिन हमने शुरू से ही इस लॉकडाउन को बिल्कुल इन्फोर्स नहीं किया। और अभी भी जो वहाँ पे ग्रेजुअली अभी खुला नहीं है लॉकडाउन, लेकिन जो प्लान किया जा रहा है उसमें भी है कि आप जो SOPs हैं वो इन्फोर्स करेंगे। लेकिन क्या आप पाकिस्तान में ये जो बात कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन आप करेंगे, क्या आप में ये कैपेसिटी है कि आप ये SOPs इन्फोर्स कर सकें? ये जो 20 शराइत बताई गई हैं मसाजिद में जाने के लिए कि वहाँ जाके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्या किसी भी इमाम मस्जिद के लिए या मस्जिद की इंतज़ामिया के लिए ये मुमकिन होगा कि वो इन तमाम शराइत पर अमल दरामद करवा सकें? किसी को आप रोक सकते हैं? वहाँ पे उम्र चेक करेंगे कि ये 50 साल से ऊपर है या नीचे है, इसको कोरोना है या नहीं है? क्या आप वहाँ पे थर्मल गन्स लेके बैठेंगे? फिर ये जो हमारे लोग इस वक्त मुसर हैं कि वो जाएंगे मसाजिद में, उनसे मेरी ये आस्त है कि हमारे लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में भी रह रहे हैं और जो अरब खित्ता है दीगर वहाँ भी रह रहे हैं, और वो कोई शुरू से वहाँ नहीं रह रहे, वो यहाँ से मुलाजमतें करने गए हैं। तो क्या वहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ मनाजिर देखे कि पुलिस को डंडे मारते हुए कुछ लोग जो हैं वो मसाजिद की तरफ गए, तो क्या हमारे पाकिस्तानी वहाँ रियासती पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए क्या वो वहाँ मसाजिद की तरफ जा रहे हैं? उन्होंने वहाँ अगर रियासती हदायत मान ली हैं तो बराह करम उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ भी जो रियासती हदायत हैं वो मान लें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू शाइस्ता ये है कि हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर वफाक की जानिब से इस मामले पर खुलकर इसलिए बात नहीं की जा रही कि उनको लगता है कि इसकी उन्हें कहीं कोई सियासी कीमत अदा ना करनी पड़ जाए। तो ये जो सियासी कीमत है इसकी, उसकी वजह से ये खुलकर ये नहीं कहा जा रहा कि कोरोना वायरस की सिचुएशन इतनी ख़तरनाक है और अगर आप मसाजिद में जाएंगे और वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद करवाना मुमकिन ही नहीं है, तो इससे कितने बड़े पैमाने पर ये बीमारी फैल सकती है। तो बस वो इस मामले को भी हमने सियासी जो है मसलहतों के नज़र कर दिया है। और ये मुझे नहीं लगता, मेरी तवक्को तो ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी ये बिल नहीं दिखाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि लोग घरों में रहेंगे। मुझे पूरा जो है ये लगता है कि लोग जाएंगे मसाजिद में, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत की जानिब से मैसेजेस आ रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल कोई उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि यूरोप और अमेरिका में है, तो उसकी वजह से लोग ज़ाहिर है ईजी इसको ले रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि हमारा मजहबी तबका, तमाम मुसलमान, ज़ाहिर है कि रमज़ान में तो तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है मसाजिद में जाने की, बल्कि तमाम तबके जो हैं वो अब इसको ईजी लेके बैठे हुए हैं। कल का आपको फिगर बता दूं, इस्लामाबाद में 1 लाख गाड़ी दाखिल हुई है, 1 लाख गाड़ी। तो आप बताएं कि कहाँ का लॉकडाउन है? 1 लाख गाड़ियों में क्या मजदूर निकले हुए थे बाहर मजदूरी करने के लिए? तो जाहिर है कि जब ऊपर से हमारा मैसेज जो है वो इस किस्म का कन्वे होगा तो वो नीचे लोग जो हैं उसके ऊपर उसी तरह रिएक्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि लोग घरों में रहेंगे, मुझे लगता है कि लोग जाएंगे मसाजिद में और फिर खुदा न खास्ता ये खदशा मौजूद है कि ये कोरोना वायरस ज़्यादा फैल सकता है। यानी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मामला सियासी मसलहतों की नज़र हो रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाइस्ता। जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि अब लोगों ने जब लोगों को मरते हुए देखा है तो उनको इस बात का ख्याल आना शुरू हो गया। असल में हमारी कौम इस तरह है कि अगर वार्निंग दी जाती है कि समुद्र में तुग़यानी आने वाली है या सुनामी आने वाला है, तो लोग जो है वो लहरों को देखने के लिए क्लिफ्टन का रुख कर लेते हैं या साहिल समुद्र का, और जब वो लहरें आती हैं और उनको बहा के कैमरे लेकर, फिर उनको कैमरे लेकर तो वो फिर उस पर बात आते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि लोग जो है वो इस पर अमल करेंगे, क्योंकि अभी मेरे ऑफिस में एक हाफिज़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं मगरिब के बाद नहीं आया करूँगा क्योंकि मैंने घर पे अपने तराबी का बंदोबस्त किया और हम लोग घर वाले जो है मिल के तराबी पढ़ा करेंगे। तो लोग इस बात पर आपने देखा है कि अमल करने की हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। आज अगर आप जुमे के इज्तिमा देखते तो बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर तरीके से लोगों ने डिस्टेंस रखा हुआ था और कम तादाद में थे। हुकूमत की पॉलिसी एक बहुत
बहुत अच्छी रही है कि क्योंकि ये आपको पता है हमारे मुल्क में जब भी कोई दीनी मसला आ जाए तो वो दूसरा रुख इख्तियार करते देर नहीं लगती। तो ये बड़ा अच्छा किया कि प्रेसिडेंट ने उनको इंगेज किया, प्राइम मिनिस्टर ने उनको इंगेज किया, उनको ऑन बोर्ड लेके आए। तो अभी आप देखें तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जितने जितने बड़े उल्मा हैं वो भी इस बात से मुत्तफिक है कि हम लोगों को घरों पे नमाज पढ़नी चाहिए, बड़े इज्तिमा नहीं करने चाहिए। दूसरे जो लॉकडाउन की बात होती है, देखें लॉकडाउन सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं तो वहाँ पे भी लॉकडाउन कोई कर्फ्यू की तरह नहीं है, लेकिन वो क्योंकि सिटीजन्स लॉ अबाइडिंग है। जब उनको एक चीज़ बता दी गई है कि भी आपने फालतू घर से बाहर नहीं निकलना, इज्तिमा आपने नहीं करना, जब कोई सी चीज़ की ज़रूरत है उसी वक्त घर से निकलना है, तो वो लोग अमल करते हैं। अब अगर हमारी 22 करोड़ आवाम है तो 22 करोड़ आवाम के पीछे 22 करोड़ सिक्योरिटी फोर्सेस तो नहीं लगाई जा सकती। हुकूमत ने एक नॉर्मल अपना जो ऑर्डर है उसको जारी करना है, उसके बाद आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि ये दुनिया में इतनी वबा फैली हुई है, दुनिया में कितने लोग मरे हैं। पाकिस्तान में अभी कम तादाद सामने आई है, एक तो टेस्टिंग कम थी, उसके बाद क्योंकि अभी फिगर्स पता नहीं चल रहे, लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा है तो ये बढ़ता जा रहा है। पहले लोग इसको नॉन सीरियस ले रहे थे, लेकिन अब लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं और मुझे लगता है कि आवाम इस फैसले पे अमल दरामद करेगी और आपको देखने को मिलेगा कि रमज़ान के अंदर लोग घरों में ज़्यादातर इबादतें करेंगे और हुकूमत की बात मानते हुए इज्तिमा नहीं करेंगे। जी ठीक है, यानी आपका कहना यह है कि लोग मानेंगे हुकूमत की बात और तवक्को मस्बत ही की जाए। अच्छा मुबशर बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? दरख्वास्त तो की जा रही है, दरख्वास्त की भी जाती है कि लोग अपने घरों में रहें और इबादतें रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में जो है वो घरों पर करें। आप क्या तवक्को करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई अवाम घरों में रहेंगे, घरों में बैठकर जो है वो इबादत करेंगे या फिर मसाजिद का उसी तरह से रुख करेंगे? हाँ देखिए शाइस्ता, हम मजहबी हवालों से एक इंतहाई हसास कौम है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में। जी जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो जो पॉलिसीज़ और कवानीन दूसरे ममालिक के होते हैं हम बड़े आराम से बिला चूनो चरा उसे फॉलो कर लेते हैं, चूँकि हमें पता होता है कि वहाँ पे हम कोई मजहबी ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे लॉ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में अगरचे मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे जो बड़े लोग हैं और मुफ्ती मुनीब जैसे और ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिल के सदर ममलिकत के साथ एक 20 नुकाती फार्मूला बनाया। फिर वो फार्मूला आज ही मुझे पता चला जी वो एक अंडरटेकिंग की सूरत में तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों को दिया जा रहा है कि आप इस पर अमल दरामद करेंगे और अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन का बार भी इन्हीं उलमा यानी उस्मानी साहब जैसे लोग जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा। अच्छा दूसरी बात यह है चूँकि हमारे यहाँ मजहबी जज्बातियत अच्छी खासी है और जुमे के मामलात पे हमने देखा कि नमाज़ पढ़ते हुए मर्द हजरात जो हैं एक फ़ीमेल SHO की जो है इंजरी कर देते हैं, नोज़ नेज़ल इंजरी, इसलिए कि वो रोक रही हैं उन्हें और उनकी जान के लिए रोक रही हैं। तो इस ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है कि पहला हफ्ता तो आराम से गुजारने लोग, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी वायलेशन ज़रूर करेंगे क्योंकि फिर मामला हमारी वही जज्बातियत का आ जाएगा। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग जब देखेंगे जी मसाजिद वीरान है, इस तरह का प्रेपेगंडा करेंगे, ये नहीं देखेंगे लोगों को घरों में इबादत की आदत पड़ चुकी है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि मस्जिद में जाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन घर पे इबादत भी बहुत अच्छी चीज़ है और यकीनन लोगों को ज़ुहद व इत्तक़ा जो है वो घर पे भी इख्तियार करना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन वही हमारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग जारी रहेगी और शायद पहले हफ्ते में आप देखें अटेंडेंस कम होगी या बिल्कुल माइनर सी होगी या बाय बुक चलेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पे जो पॉलिसी, जैसे इब्राहिम कह रहे थे, लॉकडाउन पे जो पॉलिसी अपनाई और उसके नतीजे में हमें बड़ी वायलेशन, अभी ये फरमा रहे थे 1 लाख गाड़ियाँ दाखिल हुई हैं। हम यहाँ पे रोना रो रहे हैं जो लोअर क्लास हैं, जो गरीब लोग हैं उनका कि वो भूखे मर जाएंगे, लेकिन वायलेशन वाकई में अगर देखी जाए तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की तरफ से बहुत ज़्यादा जारी है। पॉश एरियाज़ के जितने बड़े आपको मॉल्स नज़र आएंगे वहाँ पे गाड़ियों वाले ही आपको नज़र आते हैं क्योंकि वो घर पे बैठे बोर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे लगता है ऊपर से लेके नीचे तक चूँकि ये जज्बातियत पाई जाती है हर क्लास में, तो मैं नहीं समझता
कि पूरा रमज़ान वो घरों पे गुजारेंगे, पार्शल शायद गुजार लें। ठीक है, ठीक है। रज़ा रूमी साहब, अब तो DGISPR ने भी प्रेस ब्रीफिंग में ये कह दिया है कि जो अगले 15 दिन हैं वो अहम हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं, लोग घरों में रहकर इबादत करें। तो ऐसी सूरत हाल में व्हाट द एक्सपेक्टेशन शुड बी? देखिए, बात यह है कि सारी गुफ्तगू काफी सैर हासिल में सुन रहा था। मामला ये है कि लोगों का रवैया और उनके मजहबी जो रुझान है वो तो हमें मालूम है, मगर यहाँ पर जो बुनियादी मसला है जिसकी तरफ निशानदही करना जरूरी है और शायद बार बार हम करते हैं, वो ये है कि हुकूमत की अपनी जो पॉलिसी है वो गैर वाज़ेह रही है। पहली पॉलिसी तो लॉकडाउन के हवाले से गैर वाज़ेह रही है, क्योंकि लॉकडाउन किया भी, उसकी मुखालिफत भी की वज़ीर आज़म साहब ने। वो कहते रहे कि मैं तो उसके खिलाफ हूँ बार बार, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुल गया हुआ है काफी हद तक, और बहुत सारी जगहों पर जो है ट्रैफिक भी और लोग उनकी आमदोरफ्त भी जारी है। इसी तरह मसाजिद का मामला है। यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि देखिए मसाजिद जो है वो बहुत सारे, एक बड़ा तबका जो है हमारे इमाम मसाजिद के जो है और दीगर जो लोग वाबस्ता हैं उनकी माशी रोजगार जो है वहाँ से आता है। तो जब हुकूमत ये पैकेज डिजाइन कर रही थी अपना मुख्तलिफ तबकात के लिए, सेक्टर्स के लिए, तो उनको इन लोगों का भी सोचना चाहिए था और कोई पैकेज बना देते जिससे कि इनका कोई बंदोबस्त हो जाता। क्योंकि देखिए ना, ये इसके पीछे तो सारी माशियात छुपी हुई है। मस्जिदों में चंदा भी जमा होता है, लोग पैसे देते हैं, हलवा मांडा आता है, रमजान में खाने भी आते हैं, तो उसका पूरा जो नुकसान है वो इस तबके के ऊपर होना था। और दूसरी ये बात है कि आपको जब बाकी मुसलमान ममालिक जो हैं उन्होंने सख्ती से एक पॉलिसी बनाकर लोगों को कहा कि वो घरों में रहेंगे, हत्ता कि सऊदी अरेबिया और ईरान हमसे कहीं ज्यादा जो है कंजर्वेटिव हैं, और वहाँ पर तो राज ही जो है वो उलमा का और थियोक्रेसी है। वो हम तो एक जमहूरी रिपब्लिक हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसा नहीं कर पाए और हमने जो है वो एक आर्ट ली उसके की थी, यहाँ ये एक आजाद मुल्क है, लोगों की आजादियां ये हैं, और लोगों की आजादियां सिर्फ यहाँ पर याद आ गई, बाकी मामला जो है उसके ऊपर लोगों की आजादियां जो है वो हलफ करने के लिए तैयार होती है हुकूमत। तो ये गैर वाज़ेह पॉलिसी का शख्साना है और ये अभी भी वक्त है कि इसके ऊपर बातचीत की जाए, कोई माशी पैकेज दिया जाए। और ये मामला, क्योंकि ये देखिए, आप जितनी मर्जी उसमें गाइडलाइन फॉलो कर ले मसाजिद में, क्या हर छटाई और हर जाए नमाज जो है उसको भी जो है साफ किया जाएगा? ये मुमकिन ही नहीं है, ये नामुमकिन है, क्योंकि इससे ट्रांसमिशन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है, क्योंकि हुकूमत की अपनी पॉलिसी ही लॉकडाउन के हवाले से कुछ ज़्यादा वाज़ेह नहीं रही थी। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब हम बढ़ते हैं और दूसरे सेगमेंट में मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 237 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 11,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो चुके हैं। हुकूमत ने मुल्क गिर लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी का फैसला कर लिया है, लेकिन मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन पर अमल दरामद कहीं पर भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा आज का दूसरा सवाल ये है कि क्या PTI हुकूमत कोई बड़ा नुकसान उठाने के बाद ही क्या कोई सख्त कदम उठाएगी? मैं सबसे पहले इब्राहिम आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, नुकसान तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हो रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान में भी होना था नुकसान। कोई पाकिस्तान के पास ऐसे कोई वसाइल नहीं थे कि पूरी दुनिया इससे अफेक्ट होती और पाकिस्तान इससे बच जाता। अब अगर हम कह रहे हैं कि आगे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो मुझे जो लगता है कि ये पहले भी पाकिस्तान में भी नुकसान हो रहा था, लेकिन हमें उस नुकसान का पता नहीं था क्योंकि हमारे पास वो वसाइल नहीं है, हमारे पास वो डेटा को एनालाइज करने की सलाहियत नहीं है, और ज़ाहिर है कि हम सबको पता है कि हमारे पास वो टेस्टिंग कैपेबिलिटी भी नहीं थी। तो इस वजह से हमें वो केसेस कम नज़र आ रहे थे। जैसे ही थोड़ी सी हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी मामूली सी अभी बढ़ी है और आप देखें कि एकदम जो है इसके अंदर स्पाइक आया है। अब अगर आपने इस वक्त ये पॉलिसी बनाई है कि हम एक स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे और उसको इन्फोर्स करने का भी आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई SOPs नहीं है कि आप उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे। जैसे हम अभी मसाजिद की बात कर रहे थे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपने तामीराती इंडस्ट्री खोलनी है, तो वहाँ पे वो जो आपके SOPs होंगे वो इन्फोर्स कैसे होंगे। एक दफ़ा अगर ये हाथ से आपके निकल गया, यानी जैसे
सिंध के डॉक्टर्स कह रहे हैं, जैसे पंजाब के डॉक्टर्स कह रहे हैं। सिंध के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हुकूमती तर्जमान ने कहा ये डॉक्टर्स तो सियासी हैं। फिर अगले दिन पंजाब के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर WHO के माहिरीन क्या कह रहे हैं कि जुलाई तक आपके 2 लाख तक ये केसेस हो सकते हैं। अगर एक दफ़ा ये आपके हाथ से निकल गया, फैल गया, तो उसके बाद आप इस लॉकडाउन को सख्त भी कर देंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इसका जो हल है, जो माहिरीन की हम राय हमने पढ़ी है, सुनी है, देखी है, वो तो यही थी कि आप बेशक पहले 6 हफ्ते करते लॉकडाउन, लेकिन उसको असली मानों में उसको आप इन्फोर्स करते। अभी आप देखें कि कल परसों आपने भी खबर देखी होगी कि इस्लामाबाद में एक ही फैमिली के 7 लोग जो हैं वो फैमिली के सरबराह इन्फेक्ट हुए उससे और उनकी डेथ होगी। उसके बाद पता चला कि एक ही फैमिली के 7 लोग थे और वो 7 के 7 लोग इन्फेक्टेड हैं। तो जिन मज़दूरों को हम बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम ये लॉकडाउन जो है बिल्कुल नरम किया जाए, तो वो अगर मज़दूर ही बाहर जाके खुदा न खास्ता इन्फेक्ट होंगे, एक तो 1 महीने के लिए उनकी मजदूरी गई इन्फेक्शन के बाद, दूसरा फिर वो अपनी फैमिली जो है उनकी वो पूरी उससे मुतासिर हो सकती है। तो ये तो उनके लिए एक डबल मुसीबत बन जाएगी। तो अगर आपने ये ग्रेजुअली खोलना भी है और अगर आपने कोई इसके लिए SOP बनाए हैं तो खुदारा उसको इन्फोर्स कीजिए, लेकिन इन्फोर्समेंट हमें ज़ीरो नज़र आ रही है। जो आपने कहा था कि हम ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ खोल रहे हैं, जो अशियाए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खोल रहे हैं, या जिससे मईशत का पहिया चलेगा वो खोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके साथ जो गैर ज़रूरी दुकानें हैं, गैर ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी खुल चुकी हैं। ट्रैफिक जो है सड़कों के ऊपर रवां दवा है। आज आप देखें कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं गलियों मोहल्लों की, वो भी खुल चुकी हैं और वहाँ पे कोई किसी किस्म की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। लोग जो हैं कंधे से कंधा जोड़ के वहाँ पे चीज़ें ले रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है, जो डॉक्टर्स की और जो माहिरीन की राय है, ये अगले दिनों में पाकिस्तान के लिए तबाहकुन हो सकती है और बहुत दिन तक आप इस डेटा को हम बहुत कम शो नहीं कर सकते। देखें, एक वक्त तक कम ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिन तक ये करना मुमकिन नहीं होगा। हमने न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्ट भी पढ़ी है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में जो फिगर्स हैं वो जो एक्चुअल फिगर्स हैं उससे कम नज़र आ रहे हैं। तो ये जो हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ख़ासतौर पर जब 20,000 टेस्ट पर डे पे जो हुकूमत क्लेम कर रही है कि एंड ऑफ अप्रैल पे हम जाएंगे, तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े पैमाने पे फैल चुका है। और उस वक्त फिर हमारे हाथ जो है दोबारा ये जितना मर्जी आप इसको लॉकडाउन सख्त कर देंगे, उस वक्त फिर ये बीमारी आपके काबू में नहीं आएगी। ठीक, नासिर बेग चुगताई साहब, आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन का इत्तलाक जिस तरह से किया जाना चाहिए था उस तरह से तो नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई PTI हुकूमत कोई बड़ा नुकसान उठाएगी, उसके बाद ही कोई सख्त कदम उठाएगी? अच्छा, इससे पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि मैं जो अर्ज कर रहा था, जिस पर टिक मार्क यस का आया है, वो उसकी बुनियाद सिंध की सूरत हाल थी। तो वो उस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ और आज उसका असर मुझे नज़र आया है। तो बहरहाल दुआ करें कि ये सब मुत्तफ़िक़ हैं, इसी तरह रहे। जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक़ है, वो तो हो चुका, नुकसान हो चुका। जब अमेरिका में 100 थे, अगर अमेरिका के 100 अगर 56 में थे तो हमारे 100 से कम थे। उस वक्त भी हमें होश नहीं। ठीक, अच्छा नासिर बेग चुगताई साहब, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, नासिर साहब आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी। मुबशिर बुखारी साहब, यही सवाल आप कहिएगा, क्या आपकी राय है इस बारे में? जी देखिए, अगर हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं खुद बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के लॉकडाउन का हामी रहा हूँ, जिसको अब गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन की बात करना शुरू हो गई है कि जी लॉकडाउन हम कर चुके, अब हम स्मार्ट लॉकडाउन इम्पोज करें। गवर्नमेंट के आज कुछ नुमाइंदों से मेरी बात हो रही थी और यही डिबेट चल रही थी, तो उनका फरमाना ये था कि हमारे चूँकि 70% लोग जो हैं वो एग्री रिलेटेड हैं ज़राई शोबे से, और आजकल गंदम की कटाई का मामला है और 1200 अरब की क्रॉप है टोटल पाकिस्तान की, और अगर ये उठाई ना गई, इनको स्टोर ना किया गया, मार्केट तक ना पहुंचाया गया और बाकी मामला ना किए गए, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जिसके नतीजे में बहुत लोग जो हैं वो भूख से हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, जाने जा सकती हैं। इसलिए हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो हमारे गली मोहल्लों में लोअर मिडिल क्लास में सूरत हाल है, छोटे छोटे क्यूबिक नुमा कमरों में 15-15, 20-20 लोग रहते हैं, अगर खुदा ना खास्ता एक बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है, वो बाकी 20 को भी करेगा
और उसके बाद पूरा घराना जो है वो मुआशी मुश्किलात का शिकार भी होगा। तो ये सूरत हाल, ये पिक्चर ज़्यादा खौफनाक होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक तो इन्फेक्शन, मतलब जिस चीज़ से आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम इतनी तगोदो कर रहे हैं, डेली हम डिबेट कर रहे हैं, एक तो ये होगा कि इन्फेक्शन बढ़नी है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी तक हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत पुअर है, और जब ये 20,000 पे जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी अलहदा हो जाएगा। अभी तो कोई विलिंगली चाहे भी कि जी उसका टेस्ट हो जाए कोरोना का, तो उसको हेल्पलाइन कहती है आप घर पे आइसोलेशन कर लें, टेस्ट की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी कम है। तो जब टेस्टिंग कैपेसिटी इन्हेंस करेंगे तो आपके सामने फिगर्स ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी, अगरचे हम उस टेस्टिंग लेवल पे नहीं जाएंगे जो अमेरिका में या यूके में चल रहा है। उसके बावजूद दूसरी बात यह है कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा, या वो लोग, वो आबादी का वो हिस्सा जो इन्फेक्टेड हुआ है वो काम पे नहीं जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में भी वो भूख से भी और इन्फेक्शन दोनों से वो मरेंगे, या दोनों से, खुदा ना खास्ता मैंने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, अल्लाह सबको सलामत रखे। बहरहाल उनका नुकसान होगा दोनों सूरतों में, मुआशी भी, जिस्मानी भी। तो क्यों ना एक कड़वा घूंट पी लिया जाए दो की बजाय। तो मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट भी कैलकुलेट कर रही है, अभी तक उनकी नेगोशिएशंस जारी हैं। दूसरा ये कि वो, उन्हें एक होप है, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात थी उनसे, कि वो ये होप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सफोर्ड की तरफ से, जिसके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है उसमें, और चाइना की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें, इंडिकेटर्स आ रहे हैं। तो कोई ना कोई वैक्सीनेशन उस वक्त तक आ जाएगी जिससे इनिशियली आप डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ये बड़ी दूर की बातें हैं। हमें जो WHO के एस्टीमेट्स हैं, जिसका मतलब है कि 18 महीने से पहले कम से कम आपके पास कोई क्रेडिबल वैक्सीनेशन नहीं आ सकती, उसको मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए और बड़े नुकसान से बचना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का माइंडसेट जो है, मुझे लग नहीं रहा कि वो बड़ा जो पॉपुलेशन डैमेज है उसको अवॉइड करना चाहती है। ठीक हो गया। नासिर बेग साहब, एक मरतबा फिर से आपकी जानिब आऊंगी, आप अपनी बात कंक्लूड कर लीजिए। जी हाँ, मैं बात शुरू करूँगा कि पीटीआई की हुकूमत पहले ऑलरेडी बहुत बड़ा डैमेज कर चुकी है पाकिस्तान की इकनॉमी को, पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी को, पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को ठीक ठाक डेंट लगा चुकी है अपनी कन्फ्यूज पॉलिसीज़ की बिना पर, जहाँ वो कर्फ्यू और लॉकडाउन और कम लॉकडाउन और ज़्यादा लॉकडाउन और सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़, अच्छा ज़्यादातर टारगेट उसका कोरोना नहीं रहा, सिंध की गवर्नमेंट रही है। तो अब ज़ाहिर कल आज भी एक साहब और फिर नज़र आए थे, छछोले से आदमी हैं वो फिर बात कर रहे हैं, सिंध के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। ये वो वक्त नहीं है, बाद में बात कर लीजिएगा इसके ऊपर, सिंध के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, पंजाब के बारे में बाद में बात कर लीजिएगा। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि हम नुकसान उठा चुके हैं। कोरोना हमारे माशरे में सराहियत कर चुका है, एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल हो रहा है। 85% लोकल ट्रांसमिशन है, पहले 0% थी, आज 85% लोकल ट्रांसमिशन है, जो कल परसों तक 90% हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें क्या हालात है। उन इलाक़ों में भी अब ये फैल रहा है जहाँ अशराफिया रहती है, जहाँ बड़े लोग रहते हैं, उनके फैमिलीज़ को, उनके ड्राइवर्स को, उनके मालियों को, सबको हो रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि नुकसान हो गया, मईशत को नुकसान हो गया, दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, और ये कि ईद की जो गहमा गहमी है वो भी नहीं है। और अब किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। आज असद उमर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लग रहा था घबराए हुए हैं, वो वाकई घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर आप अब भी बात नहीं आए तो ईद के बाद भी सूरत हाल बंद रहेगी, हम ये पाबंदियाँ बरकरार रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि कोई सॉलिड पीटीआई कुछ कर सके, क्योंकि किसी से मशवरा तो कर नहीं रहा है, ये ना डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल कर रहे हैं। इनके डॉक्टर ज़ाहिर है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नफीस इंसान हैं, लेकिन वो ब्लड के डॉक्टर नहीं हैं, वो डेंटिस्ट हैं बेसिकली। तो ज़ाहिर है वो वही मशवरा दे सकते हैं जो उनके इल्म है। और बाकी जो लोग हैं वो कौन हैं जो उनको मशवरे दे रहे हैं कि आप लॉकडाउन ना करें, आप कंप्लीट लॉकडाउन ना करें। अब भी अगर कंप्लीट लॉकडाउन होता भी है
तो शायद देर हो चुकी है। WHO कह चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने सख्त इक़दाम नहीं किए तो उनके यहाँ 2 लाख मरीज़ हो सकते हैं जुलाई तक। तो अब बात जुलाई तक पहुँच गई, अंदाज़ा लगाएं आप कि सूरत हाल क्या है। ठीक, तो यानी नासिर साहब, आपके ख्याल में बड़ा नुकसान होना क्या था, बड़ा नुकसान हो चुका है? हो चुका है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं नासिर बेग चुगताई साहब से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मेरे ख्याल से नुकसान जो है, देखिए सबसे बड़ा नुकसान तो है ट्रांसमिशन का। हमें नुकसान को अमवात से नहीं जांचना चाहिए, अगरचे कि वो लोग इस तरह देखते हैं, खुदा न खास्ता खुदा करे कि सब लोग महफूज रहें, क्योंकि लोग इससे रिकवर भी कर जाते हैं। मगर मसला ये होता है कि जब ये किसी को लग जाए ये वायरस, तो फिर उसके बाद आपकी जो सेहत की हालत है, आपकी जो जिस्मानी वो कुव्वत मदाफियत है, उसके मुताबिक ये वायरस जो है अपना असर दिखाता है, और कुछ लोगों में ये संगीन हो जाता है, कुछ लोगों में ये कमी रहता है। तो मसला यहाँ पर जो है वो बड़ा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है कि एक तरफ तो हमें मालूम है दुनिया भर का जो साइंसदान हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो ये कह चुके हैं कि ये आपको इसके लिए हर तरह की स्ट्रिक्ट जो है मेजर्स उठाने पड़ेंगे। और इवन पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स ने अब ये बयानात दे दिए हैं। आपने देखा कि 2 दिन पहले कराची में और फिर उसके बाद पंजाब के डॉक्टर्स ने भी ये सब बावर करवाया गवर्नमेंट को कि आप इसको लाइटली मत लें। और उस पर जो हुकूमती पार्टी के जो तर्जुमान हैं और जो उनके साथी हैं, उन्होंने डॉक्टरों की भी खूब धुलाई की। पहले उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर सियासत कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के कहने पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद पंजाब के डॉक्टर्स ने भी कह दिया, हत्ता कि शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी तायद कर दी इसी बात की कि ये बहुत संगीन मसला है। और उसके बावजूद जो है वो हमें क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही। काफ़ी जो पिछले दिन है वो तो इसमें गुजरे कि सिंध हुकूमत को कैसे जो है उसके काम को कैसे निगेट किया जाए, ज़ाइल किया जाए और वो तनकीद की जाए। जब आपका इस तरह का एक रवैया हो तो फिर आई एम सॉरी, मसाइल जो हैं वो और ये वाला मसला जो है वो और गंभीर हो जाता है। मसाजिद की बात तो पिछले सेगमेंट में हो गई। लॉकडाउन के ऊपर भी गैर वाज़ेह पॉलिसी जो है हमारी वो भी रही है कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे सरमायादार हैं, सनतकार हैं, उनकी शुरू से ये मसला रहा है कि जी उनकी फैक्ट्रियाँ बंद ना हो, उनके कारोबार बंद ना हो। बात यह है कि हुकूमत जो होती हैं और आईने पाकिस्तान के मुताबिक वो पाबंद हैं लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और आइन में बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी दर्ज हैं जो कि खुद ही हमारी पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं। और उनकी रूह से ये गवर्नमेंट का काम है कि वो लोगों को की हिफाजत करें और उनका चाहे सेहत हो, रोज़गार हो, दीगर जो भी इस तरह के मसाइल हैं उनकी गारंटी करें। इस चीज़ से कोई गवर्नमेंट जो है वो पहलू तही नहीं कर सकती। अब तेल की कीमतें गिर चुकी हैं, शरह सूद गिर चुकी है, आपके पास इजाफी पैसे हैं, उनको डाइवर्ट कीजिए सास प्रोग्राम की तरफ, उनको लगाइए उन तबकात की तरफ जिनको आज ज़रूरत है हमारी इमदाद की, ताकि हम इन लोगों को कोरोना वायरस जैसी मूजी मोहलिक वबा से बचा सकें। और ये लॉकडाउन, देखिए सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, इसमें आपको और तैयारियां भी करनी है। आपको एक तो अपने जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनको ठीक करना है, साथ में ये मास्क और प्रोटेक्टिव गियर जो है उनको लाखों की करोड़ों की जो है टीमें पैदा करना है। प्राइवेट सेक्टर को मजबूर करना है कि कोई काम करे। आपको हर फ्रंट के ऊपर ये करना है। और अभी तक मैं ये अफसोस से कहना चाहता हूँ कि तमाम तर जो बयानात और रोज़ ये दुआओं के बावजूद जो है ये अभी तक उसके ऊपर कोऑर्डिनेटेड जो है एफर्ट नहीं है, बल्कि मुल्क में कौमी यूनिट नहीं है। इसके लिए ऐसे टाइम के ऊपर आपको मुल्क में एक इत्तेहाद चाहिए और एक सिंगल पॉलिसी चाहिए जिसकी कि अभी कमी है। ठीक, यानी कोई एक सिंगल पॉलिसी चाहिए। नसीम साहब, जैसे कि कहा भी जा रहा है कि बड़ी कंफ्यूज्ड पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, सिंगल पॉलिसी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई पीटीआई हुकूमत कोई बड़ा नुकसान उठाएगी जिसके बाद कोई सख्त कदम उठाएगी? देखिए शाइस्ता, मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मैं घर से आया, प्रोग्राम में बैठा,
प्रोग्राम में आके मैं कुछ भी हुकूमत पे या अपोजिशन पे तनकीद करके चला जाऊँ, मैं अकेला शख्स हूँ। हुकूमत पूरी एक मशीनरी है, उसको सिर्फ एक चैलेंज नहीं है। मुझे तो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान में वबा या दुनिया में वबा PTI हुकूमत की वजह से आई है, ये वबा दुनिया में फैली हुई है। ये कोई T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। आपको डेली बेसिस पे फैसले करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। लॉकडाउन, जिस तरह सख्त लॉकडाउन मैंने देखा, पेरिस में था, स्पेन में था, इटली में था, लेकिन फिर भी वहाँ पे हज़ार डेथ हो रही थी। आज अमेरिका में शोर लोग मचा रहे हैं, कारोबार खोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी तकरीबन 2500 अमवात हुई हैं। और पाकिस्तान जो कि 22 करोड़ आवाम जहाँ पे है, महीने से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन को। जिस तरह भी हल्का फुल्का लॉकडाउन रहा, उसके फ़वाइद सामने आए हैं। हुकूमत की पॉलिसीज़ है, लोगों के घरों पे राशन पहुंच रहा है एहसास प्रोग्राम के तहत। मैं थोड़ी सी पॉजिटिव बातें भी हुकूमत की बता दूं, क्योंकि नेगेटिव तो बहुत हो गई। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को 12-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, राशन भी दिया जा रहा है। जो हमारी NGOs हैं, ये भी लोगों को राशन पहुंचा रही है। तो एक मिलजुल के एक मामला आगे की तरफ चल रहा है। जहां 22 करोड़ आवाम है, वहां पे अभी 250 के करीब डेथ हुई है, और अगर 1100 मरीज़, 11,000 के करीब मरीज़ पूरे पाकिस्तान में है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा क्रेडिट गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, और सारी गवर्नमेंट्स को। सिंध गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे इकदाम कर रही है, मुराद अली शाह बहुत एक्टिव हैं, बड़ी सेंसिबली चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। बुज़दार साहब भी इसी तरह चल रहे हैं। इमरान खान को भी फिक्र है। हम ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई फिक्र नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे, हुकूमत कोई भी इकदाम नहीं कर रही। ये ज्यादती वाली बात होगी कि कोई भी इकदाम नहीं कर रही। इकदामात वो उठा रहे हैं। हाँ, उनको सख्त इकदाम जब उठाने पड़ेंगे, हो सकता है कि जब ये मामला ज़्यादा बिगड़े, लेकिन अभी तक की जो पॉलिसीज़ की आपको नताइज नज़र आ रहे हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, कोई घरों के अंदर अमवात नहीं हो रही, या हॉस्पिटल्स के बाहर कोरोना मरीज़ों का कोई रश नहीं लगा हुआ। तो 90% लॉकडाउन इस वक्त हर जगह देखने को मिल रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, पिंडी भी जाता हूँ, साफ़ी होने के नाते काम पर जाना पड़ता है। अभी पिछले दिनों मैं लाहौर अपने घर गया हुआ था, सारी मोटरवे सुनसान पड़ी थी। अगर जहाँ पर 10 लाख गाड़ी चल रही होती थी, अगर वहाँ पे 10-20 हज़ार गाड़ी नज़र आ रही है, तो कोई ऐसी बात नहीं। सिक्योरिटी का अमला है, वो गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जो है वो रोड के ऊपर है, और भी इस तरह जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, तो ये तो नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल कामयाब जा रही है, अच्छी जा रही है, जिसके नताइज में लोग जो है वो भूखे भी नहीं मर रहे और कोरोना से भी नहीं मर रहे, क्योंकि अभी तक मरने वालों की जो तादाद है वो भी बहुत कम है, और जो मरीज़ हैं उनकी तादाद भी बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत जो इस वक्त कोशिश कर रही है अपने तौर पे, जो वसाइल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिला है। PTI की गवर्नमेंट को अभी तकरीबन 2 साल के करीब हुकूमत करते हुए, उससे पहले जो हुकूमतें करते रहे हैं 35-35 साल, वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दे के गए हैं। अगर वो बेहतर दे के गए होते तो इससे भी बेहतर हालात होते। तो मेरे ख्याल से अभी कोई ऐसी बात नहीं आई कि PTI की गवर्नमेंट को या हुकूमत को हम जो है मुर्दे इल्ज़ाम ठहरें कि वो कोई जब तक सख्त वाक़या नहीं होगा तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आएगी। अभी तक की जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल कामयाब है। ठीक है, यानी आपका कहना, इजाजत दें तो मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं जल्दी से। इटली और स्पेन में लॉकडाउन में ताखीर की गई थी, और उसी वजह से वहां पर जो है वो बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, और जो वहां ओल्ड हाउसेज हैं, ओल्ड होम्स, वहां बहुत हलाकतें हुई हैं। दूसरा, अमेरिका ने भी बहुत इसको ईजी लिया, और बरतानिया ने भी। ये 4 मुमालिक मिसाल हैं कि जिन्होंने इसको ईजी लिया था, और वहां आप ये देख लें कि सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल इन्हीं 4 मुल्कों में है। ठीक है, यानी आपका कहना यह है कि इजी लिया जिन मुल्कों ने, वहां पर सूरत हाल खासी खराब है। NBC आप क्या कहेंगे? जी शायस्ता, मैं कहना चाह था कि नसीम साहब बहुत ज़बरदस्त बात कर गए, और मैं पूरा एग्री करता हूँ उनसे। माशाल्लाह हर तरफ गुल गुलजार है, फूल खिले हुए हैं, बाग हैं, लोग बहक रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, हर जगह पर लोगों को खाना पीना फ्री मिल रहा है, कोई बीमार नहीं है, कोई नहीं मरा कोरोना से। सिर्फ एक पॉइंट मेरा ये है कि PTI जिम्मेदार है इस कोरोना की पाकिस्तान में। तफ्तान, रायवंड और एयरपोर्ट्स, यहाँ किसका चेक था? किसको रोकना था बीमारों को? किसको तफ्तान में क्वारंटाइन सही बनाना था? किसको रायवंड को रोकना था? कौन एयरपोर्ट पर चेक कर रहा था? ठीक है, यानी हुकूमत को कुछ ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत थी जो कि बर वक्त उठा लिए जाते तो शायद आज सूरत हाल ऐसी ना होती। जबकि नसीम बेग साहब आप ये कह रहे थे कि किसी मुल्क में रोक नहीं सका, ये किस मुल्क ने रोक लिया? ठीक है, आप लोगों का उसमें ये भी नुक्ता है ना कि बाकी ममालिक में लाखों करोड़ों के हिसाब से वहां टूरिस्ट जाता है, पाकिस्तान में टूरिस्ट नहीं आता था, फॉरेन टूरिस्ट, और ये पहली दफा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता था, पहली दफा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता था। तो ये हम जब कह रहे हैं ना कि लोकली ट्रांसमिटेड, ये भी बड़ी मिसलीडिंग टर्म है।
ये एक्चुअली तो बाहर से आया, उसके बाद जो लोग लोकली इन्फेक्ट हुए उनसे फिर उनसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका सोर्स तो जो है वो बाहर से आने वाले लोग ही है ना। इसका मतलब है कि जो बाहर से लोग आए पहला सोर्स तो वही बने ना, इसलिए ये लोकली ट्रांसमिटेड जो टर्म है ये भी बड़ी मिसलीडिंग है। पहला सोर्स बिल्कुल। मैं बीमारी आई है हमारे पास। जी रजा साहब। रजा साहब मैं कहना चाह रहे, लगता है मैंने सबको छेड़ दिया है। नहीं नसीम भाई ये बात नहीं है। देखिए ये यहाँ पर एक हुकूमत या एक पार्टी की बात नहीं हो रही। नहीं आपसे सही कह रहे हैं जी। अच्छा मगर यहाँ पर मामला ये है कि क्या हमें उस वक्त अलार्म बेल्स रिंग करनी चाहिए जब हजारों की तादाद में अमवात हो जाए, खुदा न खास्ता। मसला ये है कि हमें तमाम ममालिक का यही तजुर्बा दिखाई दे रहा है कि जहां जहां हिफाजती इक़दामात बर वक्त उठाए गए वो मुल्क बेहतर रहे हैं अपनी कारकर्दगी में भी और लोगों की जानो माल बचाने में, और जहां पर ये ऐसा काम नहीं हुआ उसके बड़े सख्त नुकसानात उठाने पड़े। देखिए मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ, यहाँ पे 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं और बहुत सारे और लाखों मजीद लोगों के इन्फेक्ट होने का खदशा है क्योंकि एक बार ये फैल चुका है। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से और ये हमें इसको सीरियस लेना है। दुनिया में सिर्फ 4-5 मुल्क हैं जो हमसे ज्यादा आबादी रखते हैं और लेकिन उनमें से कईयों के पास वसाइल भी ज्यादा हैं। चीन के पास भी वसाइल है, अमेरिका के पास भी वसाइल है, हमारे वसाइल भी कम है और हमारे लोग जो हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे अगर यहाँ पे उनको अस्पताल या फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। इसलिए खुदारा हमें ये मौका वो है कि यहाँ पर बार बार याद दहानी करवानी पड़ेगी सरकारी जो है हुकाम को कि भैया कुछ कीजिए वरना ये बाकी मुल्कों से सबक सीखिए। ठीक है, यानी सूरत हाल खासी संजीदा है और खासी कशीदा है और बार बार हुकूमत को भी ये याद दहानी करानी पड़ेगी कि इंतहाई सख्त इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय आ गई है और सेगमेंट 3 का सवाल जो हम रखेंगे अपने नाजरीन के सामने वो इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। बड़ी ही गर्मा गर्म बहस के बाद बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की जानिब और पीटीआई हुकूमत ने पंजाब में एक बार फिर बड़ी इंतजामी तब्दीली कर दी है। आजम सुलेमान को तब्दील करके जवाद रफीक को नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया है। वो 4 माह और 27 दिन चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। पीटीआई के इस मुख्तसर दौर में 4 चीफ सेक्रेटरीज लग चुके हैं। हमारा आज का तीसरा सवाल यह है कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी फिर बदल गया। क्या वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार को बचाने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? इब्राहिम राजा। सबसे पहले तो उस्मान बोजदार साहब को दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए कि जिस किस्म का गैर मुतजलजल एतमाद उन्हें प्राइम मिनिस्टर का हासिल है, इस किस्म का एतमाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर का हासिल नहीं रहा। आप देखें कि ना सिर्फ वहाँ पे चीफ सेक्रेटरीज बदलते रहे हैं बल्कि आईजीज की भी जो है वो एक पूरी कतार है जिसको बदला गया है। जब चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना ओथ लिया उसके बाद उनके साथ पहले तो एक टीम लगाई गई नई, लेकिन फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकी। फिर उसके बाद एक तजर्बा किया गया कि चलें जो शहबाज शरीफ जो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ज़बरदस्त मुंतज़िम थे और उससे पहले चौधरी परवेज़ बड़े ज़बरदस्त मुंतज़िम थे, तो शहबाज शरीफ की टीम को साथ लगाया जाए। फिर शहबाज शरीफ की टीम साथ लगी लेकिन फिर भी जो है उनको तब्दील करना पड़ा उस टीम को। इसका मतलब है कि कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही होगी। अगर परफॉर्मेंस हो रही होती तो फिर तो कोई नहीं तब्दील करता, यानी जो आपका बैट्समैन परफॉर्म कर रहा हो उसको तो कोई तब्दील नहीं करता। और फिर ये जो आजम सुलेमान साहब हैं ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी बड़े करीबी थे और उनकी बड़ी पर्सनल चॉइस थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको अख्तियारात दिए थे और कहा था कि अमली तौर पर आप सूबे के इंतज़ामी सरबराह होंगे। अब जो है उनको भी तब्दील कर दिया गया। तो कम से कम इसकी वजह तो बता दें। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि उस्मान बोजदार जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हो सकता है वो परफॉर्मेंस जो है वो बाकी लोगों तक ना पहुंच रही हो, उनकी नज़रों से ओझल हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो रिपोर्ट्स जा रही हैं उसके मुताबिक वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हों। लेकिन ये जो टीम्स के ऊपर टीम्स तब्दील हो रही हैं इसकी कोई वजह तो बता दें। यानी अभी इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चेंज किया है तो उसकी कोई
अभी तक वजह नहीं बताई। तो कम से कम हमारी आगाही के लिए, लोगों की आगाही के लिए उन वजूहात से भी आगाह करें। बाकी उस्मान बुज़दार साहब आप देखें, बहुत नीट एंड क्लीन आपको नजर आते हैं, ऑनेस्ट नजर आते हैं, बहुत क्यूट भी नजर आते हैं, लेकिन ये आपकी क्यूटनेस, ये आपकी ईमानदारी, ये आपकी सादगी, सिर्फ इससे तो पूरा सूबा, सबसे बड़ा सूबा नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए तो फिर काबिलियत भी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया नासिर बेग चुगताई साहब, सिर्फ सादगी से काम नहीं चलाया जा सकता। चीफ सेक्रेटरीज चेंज हो रहे हैं, क्या वाकई चीफ सेक्रेटरीज कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं? अब ये तो पता नहीं बकरा कौन किसको बना रहा है, लेकिन सूरत हाल पंजाब की ऐसी है कि सुबह उठ के पूछना पड़ता है कि चीफ सेक्रेटरी कौन है और आईजी कौन है। सही। अच्छा, बड़ा खुशकिस्मत है पंजाब इस मामले में। हाँ, कि हमें बड़े खुशकिस्मत है पंजाब इस मामले में कि जब चाहा जिसको चाहा निकाल के बाहर फेंक दिया। हमारे बलूचिस्तान को, हमारे KP को, सिंध को इसका ये इख्तियार हासिल नहीं है। यहाँ अगर सिंध के अंदर हमारा चीफ मिनिस्टर IG बदलेगा तो उसको 6 महीने लग जाते हैं। IG बदलते वो ख़त पे ख़त लिखता है प्राइम मिनिस्टर को, और उस पर फिर कंसल्टेशन होती है, फिर इतराज़ात होते हैं वगैरह वगैरह। वो एक बहुत लंबा होता है प्रोसेस। तो अभी जो IG बदला है वो 4 महीने के बाद बदला है। और यहाँ कोऑर्डिनेशन कहा गया, कोऑर्डिनेशन नहीं थी चीफ सेक्रेटरी की और चीफ मिनिस्टर की। सिंध में जो सूरत हाल थी वो ये थी कि IG और चीफ मिनिस्टर मुलाकात ही नहीं करते थे एक दूसरे से। वो डिप्टी IG से बात करता था और डिप्टी IG को अपना पैगाम पहुंचाता था। अभी जो सूरत हाल बनी यहाँ पर वो ये बनी कि ब्यूरोक्रेसी ने एक जानबूझ के एक शोशा छोड़ा। खैर वो काबू तो हो गया, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि तमाम सूबों को एक सा इख्तियार मिलना चाहिए। पंजाब की जहाँ तक सूरत हाल है, बिल्कुल सही कहा राजा ने कि बहुत क्लास का बैट्समैन है ये तो बंदा, और बॉलर बहुत अच्छा है उस्मान बुज़दार, जिसको कहाँ निकाल दिया। आज़म साहब पर इल्ज़ाम ये है डबल प्लस, आज मैं कहूँगा डबल प्लस, क्योंकि देखें ना 4 चीफ मिनिस्टर खा गए, 5 IG खा गए, तो अब देखिए ना कितना बड़ा हाज़मा है माशाल्लाह। तो अब जो सूरत है वो ये है कि आज़म सलमान पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, नासिर बेग साहब टाइम मुख्तसर है, मुझे दूसरे एनालिस्ट के पास भी जाना है। अच्छा, नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कंक्लूड करेंगे? देखिए, बात यह है कि PTI की गवर्नमेंट एक नई गवर्नमेंट है। पंजाब के अंदर जो है वो बहुत अरसे तक नून लीग की गवर्नमेंट रही है और शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे हैं, और नो डाउट कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक टाइप था वो बहुत अच्छा था। बुज़दार साहब, जिस तरह मेरा भी ख्याल बिल्कुल राजा के साथ भी मिलता है, और इस बात पे नासिर बेग चुगताई के साथ भी इत्तफाक करूँगा कि वो कमज़ोर खिलाड़ी हैं, और बिल्कुल ये जो है कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, क्योंकि अगर तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होते तो उनको आज वफाक में इंटीरियर सेक्रेटरी ना लगाया जाता। इसका मतलब है कि वो काबिल, और आपने एक बड़ी पोस्ट से उठा के उनको दूसरी बड़ी पोस्ट के ऊपर लगा दिया। काबिल वो इंसान नहीं है जहाँ से बार बार जो है हमें चेंज करने पड़े। और फिर वही बात है कि कल उस्मान बुज़दार साहब की सुबह प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होती है और रात में जो है वो चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर दिया जाता है, जबकि सिंध का वज़ीर आला अगर IG को चेंज करना पड़ता है तो उसको मिन्नते तरले करनी पड़ती है, उसको लेटर लिखने पड़ते हैं, उसको TV पे आके बयान देना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल वफाक की तरफ से बुरी बात है कि पंजाब के साथ डिफरेंट सलूक है और बाकी सूबों के साथ डिफरेंट सलूक है। तो मुझे यही लग रहा है कि पंजाब में बिल्कुल वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हम करप्शन पे जितनी मर्जी बात कर लें नून लीग की या शहबाज शरीफ की, लेकिन वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और उनके बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही आए थे, उन्होंने भी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिवली पंजाब को बड़ी अच्छी तरह चलाया था। और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे कम से कम वसीम अकरम को लाना चाहिए था, प्लस की जरूरत नहीं थी, ताकि उस सूबे को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। और बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी और IGs को कुर्बानी का बकरा बनाया करते हैं। मुबशिर बुखारी साहब, क्या कहेंगे कि वाकई कमजोर खिलाड़ी को बचाने के लिए बार बार चीफ सेक्रेटरीज को अल्लाह हाफिज किया जा रहा है? देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ, क्योंकि आज़म सलमान साहब की डिमांड पंजाब में बहुत ज़्यादा थी और शुरू के दिन से थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब स्पीकर बने तो इन्होंने भी एक बरादराना मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि आज़म सलमान साहब को पंजाब में लगा दिया जाए। लेकिन खान साहब ख़ुद इतना इंस्पायर हैं आज़म सलमान साहब से कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अपने पास से रिलीव नहीं करूँगा।
और जब पानी सर से गुजर गया, वसीम अकरम प्लस साहब की कारकर्दगी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई, तो मैंने सोचा नहीं अब कोई चारा नहीं है। और आज़म साहब को लगाने के बाद उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को लिटरली ऑलमोस्ट कॉर्नर कर दिया कि सिर्फ आप फ़ोटो सेशन करवाएं। अभी उनकी तब्दीली मैं अभी तक सोच रहा हूं कि ये तब्दीली है क्या, ये मैं इसे बुज़दार साहब की जीत कहूं या ये महसूस करूं कि खान साहब पीछे से इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, उनके मामलात ख़राब हो रहे हैं, वापस बुलाया गया है। तो मेरा ख्याल है आखिरी बात ये कहूँगा कि कैप्टन स्ट्रांग होगा, पॉलिटिकल कैप्टन, तो नीचे की ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग होगी। आपको बेहतर और स्ट्रांग पॉलिटिकल कैप्टन की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि कैप्टन को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। रज़ा रूमी साहब, वज़ीर आज़म के 2 पसंदीदा बंदे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के नाम कोरा निकल आया, आप कैसे देखते हैं इसे? जी देखिए, आपका सवाल जो है वो बिल्कुल सही सिमत में है। बात यह है कि ये बार बार चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को बदलना जो है ये अच्छी हुक्मरानी की का साइन नहीं है। कहीं भी दुनिया में ये 20 महीने होने को है और ये चौथा चीफ सेक्रेटरी, और मेरे ख्याल से 5 से बाद से ज्यादा तो आईजी बदले जा चुके हैं और कई महकमों के सेक्रेटरी 7-7, 8-8 बार बदले जा चुके हैं। इसका मतलब है कि पंजाब में इस वक्त जो है बद इंतजामी है और मिस गवर्नेंस है। ठीक है, कतर कलामी की माजरत चाहूंगी। रज़ा रूमी साहब, हमारे पास वक्त की कमी है जिसके सबब मैं आपकी बात को काट रही हूँ। नाजरीन, इसी के साथ मुझे और मेरे पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।